हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्रास बिहार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पर जो हम लोग सीरीज स्टार्ट की थे सितंबर महीने के करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर्स की बात करेंगे और इसका पार्ट 1 जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसका मैं यहाँ पर पार्ट 2 लेकर के आया हूँ और इसमें हम लोग उसका जो पार्ट 1 था उसके आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर। तो आप लोग तैयार हो जाए करंट अफेयर्स का पार्ट 2 यहाँ पर पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सितंबर महीने का जो करंट अफेयर्स है उसका जो पार्ट 1 है वो हो चुका है। आप लोग चैनल पे जाके वहां से उसके नोट्स बना सकते हैं। इसका पार्ट 2 लेकर के आया हूं और यहां हम लोग इस पार्ट 2 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स है वो किस लिए यूजफुल है, किस एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो इतने सारे एग्जाम्स हैं। स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के कई सारे एग्जाम्स हैं। एसएससी, डिफेंस, स्टेट एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स सारे हैं, ठीक है ना। टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पर कवर किए गए इस करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर कवर किए गए। जैसे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, नेशनल न्यूज होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स होता है, इंटरनेशनल न्यूज होता है, इन्वायरमेंट होता है, अवार्ड्स होता है, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इकोनॉमी होता है, डिफेंस होता है, पॉलिटी होता है, स्पोर्ट्स होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अपना पहला करंट अफेयर्स। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, तो नाम यहां पर क्या है, जस्टिस मिस्टर चंद्रशेखर साहब को बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए सिंपली तो हम आंसर लगा लेंगे यहां पर। अब जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वहां पर जो चीफ जस्टिस का नियुक्ति हुआ है उसका ओथ किसने कराया, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उन्होंने कराया। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या था यहाँ पर, सीपी राधाकृष्णन साहब। तो ये हमारी पहली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई। यहाँ पर दूसरे पे चलते हैं हम लोग। दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको क्या बोला जाता है, DPIIT। तो ये डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। और इस डिपार्टमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है। किसके साथ किया है, ICICI बैंक के साथ, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं यहाँ पर, कैसे स्टार्टअप्स जिनको रिकॉग्नाइज करता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है, DPIIT। तो ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने के लिए, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स को लगातार फंडिंग चाहिए होती है। इसलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर कि हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक के साथ यहाँ पर अभी टाई अप किया है। तो हम क्या आंसर करेंगे यहाँ पर, तो आंसर हमारा होगा ICICI बैंक के साथ किया है। तो यहां से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगले में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA जिसको बोला जाता है। इसने अनाउंसमेंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसको किया है, कृति सेनन को किया है। कृति सेनन कौन है, आपको पता ही होगा, बॉलीवुड एक्ट्रेस है यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन आया यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है कि UNFPA ने हाल ही में अपना एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो उत्तर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कृति सेनन को किया है, ताकि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। क्लियर है बात। चलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स के ऊपर। अगला करंट अफेयर्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे इसरो के बारे में। इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है जो यहां पर स्पेस मिशंस को लॉन्च करती है। इसरो का जो लॉन्च पैड है आप लोग जानते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो ने यहां पर अपना दूसरा लॉन्च फैसिलिटी लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है यहां पर कि अभी तक जो था हमारा
श्रीहरिकोटा था, जो कि कहां पर था, आंध्र प्रदेश में था। अभी इसरो का दूसरा लॉन्चिंग फैसिलिटी इसरो ने यहां पर सेटअप किया है, तो ये कहां पर है, इसका नाम यहां पर क्या है, कुलशेखरपट्टिनम, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हाल ही में इसरो ने अपना लॉन्चिंग फैसिलिटी जो लॉन्च किया है वो कहां पर किया है, तमिलनाडु में। नाम क्या है, कुलशेखरपट्टिनम। क्लियर है ना बात, चलते हैं आगे। अगला यहां पे देखिए, बैडमिंटन टेनिस का एक ओपन हुआ है जिसका नाम क्या है, यूएस ओपन 2025। तो यहां पर ये टेनिस का ओपन है, कई सारे ओपन होते हैं टेनिस में। जैसे टेनिस में कौन कौन से ओपन होते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो साल में सबसे चौथा होता है लास्ट का, वो कौन सा होता है, यूएस ओपन इज द फोर्थ एंड फाइनल एनुअल ग्रैंड स्लैम्स। तो टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, कौन सा, सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो यूएस ओपन 2025 में भी हुआ है, उसका हम देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर जो विमेन सिंगल्स वाला है वो टाइटल किसने जीता है, जिनका वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है, उनका नाम क्या है, अराइना सबालेंका, ठीक है ना। किसको हरा के, तो इन्होंने हराया है किसको, अमंदा अनिसिमोवा को हराया है। तो दोनों के बारे में आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, तो मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और किसको हरा के जीता है, जैनिक सिनर को हरा के जीता है। तो यहाँ पर आपको दोनों बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। क्यों किया है, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, कितने का, 21,000 करोड़ का। किसके अंडर, एक राजस्थान की स्टेट की स्कीम है जिसका नाम क्या है, राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव। तो यहां पर क्या क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है वो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, तो अब अगर आप सोचेंगे, हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है, तो जवाब क्या होगा यहाँ पर, पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी इसके लिए कितना फंडिंग करेगा, तो 21,000 करोड़ का यहाँ पर फंडिंग करेगा। अब ये जो इनिशिएटिव है राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है प्रमोट सोशल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस थ्रू इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क एंड डिजिटल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो डिजिटल है, डिजिटल चीजें हैं उनको प्रमोट करने के लिए और स्टेट को डिजिटली इंप्रूव करने के लिए। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक का करंट एमडी सीईओ देखेंगे तो कौन है, अशोक चंद्रा साहब है। आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, भारत देश का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, तो उत्तर यहां पर क्या होना चाहिए, तो देश का पहला पोर्ट बेस्ड बंदरगाह बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोग्राम कहां पर लॉन्च हुआ है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हुआ है। अब जान सकते हैं तूतीकोरिन पोर्ट है कहां का है, तमिलनाडु का मेजर पोर्ट है। किसने यहां पर इस पोर्ट का उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किसने किया है, शिपिंग मिनिस्टर जो है हमारे सर्बानंद सोनोवाल साहब ने किया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। अब बात यह है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा ताकि जो पोर्ट का फंक्शनिंग है वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू किया जा सके। आगे देखते हैं हम लोग, अगला करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, इनका नाम क्या है, नवीन चंद्र रामगुलम, ये भारत की विजिट पे आए हैं सितंबर महीने में, ठीक है ना। तो हाल ही में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भारत में आए थे, उनका नाम क्या है, नवीन चंद्र रामगुलम, आपको ये ध्यान रखना है। अब बात यह है कि मॉरिशस जो है, मॉरिशस के बारे में हमको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो भारत का अगर आप मैप देखोगे उसके बाद आप जाओगे इंडियन ओशन में,
ये इंडियन ओशन यहाँ पर, और इधर है अफ्रीका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका दिखता है। तो अफ्रीका के यहाँ पर ईस्ट में आपको एक आइलैंड कंट्री दिखेगा छोटा सा, वही कौन सा है? मॉरिशस है। तो इसका जो लोकेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं मॉरिशस के साथ। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक अवार्ड की बात है। अवार्ड कौन सा है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। अब कहां पर मिला है? तो यहां पर एक अवार्ड सेरेमनी था, 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। वेनिस कहां पर है? इटली में है। तो इटली में ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल हुआ है। कितने नंबर का? 82nd नंबर का हुआ है। तो यहां पर जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? इंडियन फिल्म मेकर अन्नापूर्णा रॉय को मिला है। अब किस लिए मिला है? तो उनकी कोई ना कोई यहाँ पर मूवी होगी। तो उस मूवी का नाम क्या है? सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगेटन ट्रेज। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो अन्नापूर्णा रॉय को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगेटन ट्रेज के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा जो करंट अफेयर्स है वो है टोटल लूनर एक्लिप्स के ऊपर है। पूर्ण चंद्र ग्रहण जो लग जाता है। तो देखिए लूनर एक्लिप्स कैसे होता है? जब यहां पर ये है अर्थ, ये है सन और ये है मून। तो अब देखिए मून को कहां से लाइट मिलती है? मून को लाइट मिलती है सन से, लेकिन बीच में यहां पर कौन आ गया? सन और मून के बीच में अर्थ आ गया, पूरी तरीके से आ गया। अब बिल्कुल भी लाइट जो है वो मून पे नहीं पड़ती, इसलिए क्या होता है? इसको टोटल लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मून है वो हल्का सा रेड रेड दिखने लगता है, बिल्कुल लाइट नहीं पड़ने के कारण, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लड मून भी बोला जाता है। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। तो ब्लड मून कब होता है? जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। चलते हैं हम लोग आगे। तो अगला हमारा करंट अफेयर्स यहां पर क्या है? एशिया कप हॉकी 2025। एशिया कप हॉकी 2025 कहां पर हुआ? राजगीर में हुआ, बिहार में ही हुआ। कौन जीता, कौन हारा? तो यहां पर फाइनल में भारत जीता है, और किसको हराया है? साउथ कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराया है। और अगर हम देखेंगे इंडिया का ये किस नंबर का एशिया कॉपी हॉकी कप है, तो इंडिया ने चौथी बार इसको जीता है। इससे पहले 2003 में जीता, 7 में जीता, 17 में जीता और अभी जीता है। आगे हम लोग देखते हैं यहां पर। तो यहां पर अगला जो करंट अफेयर्स है वो ओपेक से संबंधित है। ओपेक का मतलब यहां पर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक है क्या और ओपेक प्लस क्या है? यहां पर आपको दो चीजें जाननी है कि ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। देखिए यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक, तो ओपेक जो है इसमें वो सारे कंट्री हैं जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ओपेक में अगर हम देखेंगे ओपेक के बारे में जानकारी, तो ओपेक कब बना है? 1960 में बना है। इसमें कितने कंट्रीज हैं? तो 12 कंट्री हैं। अभी यहाँ पर 11 और मेंबर जुड़े हैं, तो वही बना के क्या हो जाते हैं? ओपेक प्लस। यानी पहले कितने थे मेंबर? 10, अब प्लस और कितने हो गए? 11। तो जब तक 10 थे तब तक क्या था? ओपेक था। अब 11 जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए? 21। तो अब ये क्या बन गया है? ओपेक प्लस बन गया है। तो यहाँ पे जो ओपेक प्लस कंट्रीज है इन्होंने क्या किया है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? 2.5 मिलियन
बैरल्स पर डे बढ़ा दिया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ओपेक में कौन कौन सा कंट्री आता है? अल्जीरिया आता है, इक्वेटोरियल गिनी आता है, गैबन आता है, ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई आता है यहाँ पर, और वेनेजुएला आता है। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक चैंपियनशिप हुई है, कौन सी चैंपियनशिप है देख लेते हैं हम लोग। तो चैंपियनशिप का नाम यहाँ पर क्या है? 28 नंबर की ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025, और ये कहां पर होने वाला है? तो ये भारत में ही होने वाला है। भारत में कहां पर होगा? भुवनेश्वर में होगा। अगर यहां से क्वेश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है? एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप जो है 2025 की, वो कहां पर हो रही है? तो कंट्री को दे करके देगा तो हम भारत लगा लेंगे, भारत के स्टेट्स करके देगा तो हम उड़ीसा लगा लेंगे, और पर्टिकुलरली भुवनेश्वर में ये होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है उस पर बात करते हैं। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी है, क्या? कोकिची अकुजावा। तो कोकिची अकुजावा जो न्यूज में है क्यों है? तो इन्होंने क्या किया है? माउंट फिजी को क्लाइंब किया है। माउंट फ्यूजी जो है वो कहां पर है? माउंट फिजी है जापान में है। तो एक्चुअली खास बात क्या है, ये 102 साल के थे, 102 साल के थे, इसलिए सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जो माउंट फिजी के ऊपर यहां पर क्लाइंब किया इन्होंने। तो अगर आ जाए हाल ही में किसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ओल्ड एज में यहां पर उन्होंने माउंट फिजी को क्लाइंब किया, तो जवाब क्या होगा? कोकिची अकुजावा होगा। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर एक काउंसिल है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये न्यूज में है अभी। तो अब देखते हैं क्या यहां पर न्यूज है। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उन्होंने इसको अटेंड किया है। क्यों अटेंड किया है? क्योंकि ये जो काउंसिल, इसका प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन हुआ है। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ज्यादा यहां से बन सकता है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो सेलिब्रेशन सेरेमनी हुआ है वो हाल ही में कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। अब ये जो काउंसिल है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल, कब बनी है? 1955 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और सरकार के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। चलते हैं आगे। देखिए यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका नाम क्या है? डायलॉग नेक्स्ट। तो यहां पर ये कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये पहला ही क्वेश्चन बन गया कि डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कहां पर हुआ है? तो जवाब होगा न्यू दिल्ली में हुआ है। किसने ऑर्गेनाइज कराया है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने कराया है। किसके साथ मिलकर कराया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर कराया है। और इसका थीम क्या था यहाँ पर? तो आप देख सकते हैं, टेक इट टू दी फार्म। समझ आ गई ना बात? तो लोग यहाँ पर क्या बात होगी कि जो फूड सिक्योरिटी है हम पूरी ग्लोबली उसको मेंटेन करने की यहाँ पर बात होगी। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर्स क्या है। तो यहां पर एक और कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका नाम क्या है? यहां पर 28 नंबर का यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। तो पहला सवाल तो यही बनाया जा सकता है कि 28वें नंबर का यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां पर हाल ही में हुआ? तो जवाब होगा कि दुबई में हुआ है। अब भारत की तरफ से यहां पर कौन गया? तो हमारे जो मिनिस्टर हैं साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, वो यहां पर हमारे डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। अभी जो हम यहाँ पे थोड़ा जानकारी देख लेते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। तो एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको कब बनाया गया था? 1874 में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलते हैं हमको? तो बर्न स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। क्या करता है ये काम? तो जो
ग्लोबली पोस्टल या पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड रूल्स होते हैं उनको बनाने का काम करता है और मेंबर कंट्रीज को असिस्ट करता है पोस्टल सिस्टम के लिए। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है उसका नाम क्या है? तो यहां पर एक और कॉन्फ्रेंस है, कौन सा है यहां पर? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड नंबर का है। तो यहां पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है सेकंड कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। किस लिए हुआ होगा? तो आप सोचिए कि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आया है, बहुत ज़्यादा वॉरफेयर चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है वॉरफेयर में। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है टेक्नोलॉजी का। तो अभी न्यू एज जो वॉर है उसको कैसे आप कैपेबल बना सकते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज ऐड कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। इसका थीम क्या था? तो थीम ध्यान रखना है आपको, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। तो आप लोग जरा ये नोट करिए। चलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स के ऊपर। तो हमारा अगला करंट अफेयर्स यहां पर क्या है कि किसी का बर्थ एनिवर्सरी है। किसका है? भूपेन हजारिका साहब का है। किस नंबर का है? तो 100वें नंबर का है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं फिर आपको लगता है कि यार कैसे सवाल आ गए कि भारत रत्न 2019 में किसको मिला था, इनमें से नाम आ जाएगा भूपेन हजारिका का। फिर आप सोचोगे 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो नहीं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, कोई न्यूज में होता है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भूपेन हजारिका साहब हैं उनको भारत रत्न किस ईयर में मिला है? तो 2019 में मिला है। अब इनको किस लिए जाना जाता है? तो ये ग्रेट सिंगर थे, पोइट थे, म्यूजिशियन थे। कहाँ के थे? तो आसाम के थे। इनका बर्थ कब हुआ? तो सितंबर 1926 में आसाम में हुआ। अभी उनका डेथ कब हुआ है? तो नवंबर 2011 में हुआ था, जब उनका एज कितना था? 85 था। समझ गए ना बात? तो यहाँ पर कुछ उनके बारे में जानकारी है, खास करके ये जो भारत रत्न वाली बात है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला चलते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर कि नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पर क्यों चल रहे थे? क्योंकि नेपाल की जो सरकार है, नेपाल की सरकार ने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। कितने प्लेटफॉर्म्स थे? 26। जैसे कि इसमें था क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह। समझ गए ना बात? अब देखो जो नेपाल के लोग हैं उनके कई सारे जो भाई हैं या फिर कोई रिलेटिव बाहर रहता है नेपाल से, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करते होंगे? सोशल मीडिया के थ्रू। अब अगर आपने बैन लगा दिया है तो अब वो कैसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे अपने दोस्तों से, भाइयों से जो उनके बाहर रिलेटिव्स रहते हैं नेपाल के बाहर। तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। और प्रोटेस्ट कर कौन रहा था यहाँ पर? जनरेशन जेड के लोग। जनरेशन जेड के लोग किनको माना जाता है? जिनका बर्थ 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, उनको जनरेशन जेड का हिस्सा माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स हमारा क्या लिखा हुआ है। आरबीआई ने पेनाल्टी लगाया है कितना? 5.5 लाख रुपए का। किस पर लगाया है? रोहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बिहार बैंक पर लगाया है। कितना लगाया है हाल ही में? तो अमाउंट भी आ सकता है कितना? 5.5 लाख लगाया है। किस पर लगाया है उस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब क्यों लगाया है ये है सवाल। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है कि किसको कितना लेंडिंग किया है, कितना पैसा किसको बांटा है, लोन कितना किया है, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट अवेलेबल नहीं कराया गया। किसको नहीं कराया गया? तो आरबीआई को नहीं कराया गया। इसलिए आरबीआई ने यहां पर पेनाल्टी इंपोज कर दी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग आगे। अगला देखिए हमारा क्या है करंट अफेयर्स। यहां पर भारत का नया वाइस प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन साहब को बनाया गया है। इससे पहले कौन था? तो
आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन था पहले, इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट। वही राज्यसभा के चेयरमैन थे, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इससे पहले इनके बारे में हम कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वो कहाँ के गवर्नर थे। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? महाराष्ट्र के गवर्नर थे। आपको ये ध्यान रखना है। और इनका किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो एनडीए से बिलोंग करते हैं। अब जब चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट का, तो इन्होंने किसको हराया? तो इंडिया जो ब्लॉक है, जो विपक्ष में है पार्लियामेंट में, उनके कैंडिडेट थे, उनका नाम क्या था? बी सुदर्शन रेड्डी, उनको हराया है। समझ गए ना बात? अब देखो टोटल कितना वोट पड़ा था यहाँ पर? 767, जिसमें से 452 वोट किसको मिला है? सीपी राधाकृष्णन साहब को मिला है। और इस कारण हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। चेस वाला आप लोग सुनते ही होंगे, गुकेश का नाम सुना होगा आपने, मैग्नस कार्लसन का नाम सुना होगा। तो अभी यहाँ पर एक नाम है जो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए, उनका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए पूरे इतिहास में। तो ये भी एक नया नाम है जो चेस से जुड़ गया है यहाँ पर। ये कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। और ये कहाँ पर है इनका रेसिडेंस? तो इंडियन ओरिजिन के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड चैंपियन जो अभी कौन है? डी गुकेश, उनको हराया था। किस में हराया था? स्विस 2025 हुआ था जो उज्बेकिस्तान में, इस टूर्नामेंट में हराया था। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में देखिए, सवाल यहाँ से क्या बनाया जा सकता है? हम लोग सीधे सवाल ही बना लेते हैं। अगर आप ये कैपेबिलिटी अपने अंदर थोड़ा सा अगर ले आएंगे कि किस टॉपिक से सवाल कैसे बनता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है पकड़ना कि सवाल कैसे आएगा पेपर में। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य फुली लिटरेट बन गया है, पूरी तरीके से साक्षर है? लिटरेसी रेट उसका फुल हो गया है। और फुली लिटरेट स्टेट का मतलब क्या होता है? जिस स्टेट का लिटरेसी रेट 95% हो गया तो उसको फुली लिटरेट कहा जाता है। यहाँ पर 100% जैसा नहीं होता है कुछ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? डज नॉट मीन 100% लिटरेसी। तो अगर किसी भी स्टेट का लिटरेसी लेवल 95% हो गया, उसको फुली लिटरेट माना जाता है। और हाल ही में कौन राज्य हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश हुआ है। समझ गए ना बात? चलते हैं आगे। क्लीन एयर सर्वे हुआ है यहाँ पर कि कहाँ पर किस स्टेट में यहाँ पर जो एयर है वो क्लीन है, एयर पोल्यूशन कम है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे देवास, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। अब ये किस प्रोग्राम के अंडर सर्वे हुआ था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सर्वे के अंडर यहाँ पर कराया गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिला है? तो जवाब होगा देवास को मिला है। अगर आप देखेंगे सेकंड रैंक किसका आया है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का है, जिसका नाम क्या है? परवाणु, हिमाचल प्रदेश। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि वहाँ पर किन किन बातों को अच्छा परफॉर्म किया गया है, तभी वहाँ का जो एयर है वो अच्छा है, उसका क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टी लेवल असेसमेंट किया जाता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर जितना भी डेटा मिलता है उसमें मल्टी लेवल असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि वहाँ पर सरकार क्या मेजर्स ले रही है और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको कितना ध्यान में रखा जा रहा है। क्लीन एयर सर्वे जो होता है ये कितने शहरों में होता है? 130 शहरों में होता है हर साल। चलते हैं हम लोग आगे। इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2025 हाल ही में कहां पर हुआ है और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां हुआ? तो बेंगलोर में हुआ। किसने यहां पर इसका उद्घाटन किया? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ साइंस, उनका नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहां पर इसका उद्घाटन किया है।
अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन लगा लेगा 2035 तक। जैसे आप देखते हैं ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का है, वैसे ही हम अपना लगा लेंगे। कब तक? 2035 तक लगा लेंगे। इसके अलावा हम एक लूनर मिशन भेजेंगे 2040 तक। लूनर मिशन क्या होता है? यानी चंद्रमा पर जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। थीम क्या था इसका? हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस, इनोवेशन, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग देख लेना, ये जरा इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स क्या है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कहां पर शुरू हुआ है? तो अगर आप देखेंगे यहां पर कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है इसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने किया। उद्घाटन भी सवाल बना देंगे। किस लिए किया गया है? ताकि हेल्थ सर्विसेज जो विमेन के लिए और बच्चों के लिए उनको अच्छा किया जा सके। चलते हैं हम लोग आगे। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पर? कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं नेपाल में। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहां की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है। प्रोटेस्ट इतना ज्यादा लेवल पे चला गया, इस कारण क्या हुआ है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन तक करना पड़ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहां का कौन सा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किया था? केपी शर्मा ओली ने रिजाइन किया है। अगला हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर जो न्यूज है वो थोड़ी सी डिफेंस से संबंधित है। 11वां एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, जिसको हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? ACTCM बार्ज LSAM-25, इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 8 सितंबर 2025 को किया गया है। कहां पर किया गया है? सूर्या दीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में किया गया है। अब देखिए ये क्या है यहाँ पर। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो इंडियन नेवी को हेल्प करेगा, और इंडियन नेवी ने ही ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है। क्यों किया है? ताकि जो वेपन्स की डिलीवरी है नेवी को, जब वॉर होगा तो नेवी को वेपन्स चाहिए होंगे, तो वेपन्स का डिलीवरी जो है फैसिलिटी से और जो शिप्स है हमारे उस पर तेजी से हो, उसी के लिए सिस्टम तैयार हो रहा है। उसी का नाम क्या है? टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-25। आगे चलते हैं हम लोग। मिलिट्री एक्सरसाइज जपाट 2025 अभी हुई है, न्यूज में है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज जब आती है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हमको जाननी होती हैं कि लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर भारत का किसी के साथ है मिलिट्री एक्सरसाइज तो वो किस नंबर का है ये भी हमको देखना पड़ता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जपाट 2025 हाल ही में कहां पर हुआ? तो ये रशिया में हुआ। इंडियन आर्मी ने इसमें भाग लिया। समझ गए ना बात? तो क्वेश्चन क्या बना जा सकता है यहाँ पर? हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइज जपाट 2025 कहां पर हुआ? रशिया में हुआ। बात क्लियर है। चलते हैं आगे। अब यहां पर देखते हैं डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 हब खोले गए हैं। 2 मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स हाल ही में कहां उद्घाटित हुए हैं? इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे वहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कम है। तो इसके लिए एक स्पेस सिटी बनाया जाएगा। कहां पर? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और एक कहां पर बनाया जाएगा? मदाकासीरा में बनाया जाएगा। और ये दोनों कहां पर हैं? आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में है। तो क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? हाल ही में मेजर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स का उद्घाटन कहां किया गया है? आंध्र प्रदेश में। एक का लोकेशन है तिरुपति और एक का लोकेशन क्या है? मदाकासीरा है। अब इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? तो लगभग 3400 करोड़ का चाहिए होगा। अब यहां पर क्या है, इससे क्या होगा? जो इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी बूस्ट मिलेगा, और यहां पर आंध्र प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लीडर के तौर पे सामने आने का हो जाएगा। यहां पर आगे देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है? कॉन्फ्रेंस हुआ है। किसका कॉन्फ्रेंस हुआ है?
कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ है। किस नंबर का हुआ है? 11वें नंबर का हुआ है। कहां पर? कोई भी कॉन्फ्रेंस का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला साहब ने किया है। देखिए पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम है, तो हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा राज्यसभा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और लोकसभा जो स्पीकर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का आ गया क्वेश्चन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा स्पीकर ने किया था। समझ गए ना बात? अगला चलते हैं हम लोग। 14वां पेंशन अदालत कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो अगर आप देखेंगे पेंशन अदालत 14वें नंबर की 14 पेंशन अदालत कहां पर लगी है? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड साइंस, पीएमओ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये कई सारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है। क्यों किया गया था? ताकि जो पेंशन वाले जो मामले होते हैं उनको पेंशन डिलीवरिंग सिस्टम को और ज़्यादा वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और जो पेंशन है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सके, ताकि जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन डिलीवरी में आसानी हो। अगला चलते हैं हम लोग। नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई जिसको बोला जाता है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि एक नेशनल वर्कशॉप हुआ है, किस पर हुआ है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई के ऊपर हुआ है। तो अब कोई भी जो वर्कशॉप होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसका लोकेशन और किसने ऑर्गेनाइज कराया है। तो नीति आयोग ने कराया है, किसके साथ मिलके? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके कराया है। कहां पर कराया है? तो न्यू दिल्ली में कराया है। अब अगर इसका संबंध पॉवर्टी से है, तो इसका मतलब यहां पर जो पॉवर्टी है उसको खत्म करने को लेकर के प्रोग्राम्स पर बात हुई होगी। आप ध्यान रखिएगा सारी बातें। आगे चलते हैं। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया गया है। तो अगर आप देखेंगे हाल ही में, क्वेश्चन यहां से क्या बनाया जा सकता है कि हाल ही में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया? थीम क्या था? इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका थीम क्या था? स्वच्छता उत्सव। अब इसमें क्या है, जो क्लीननेस है और सैनिटेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है और उसका डिपार्टमेंट इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। आगे चलते हैं। अगला अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आईडीबीआई बैंक जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक बैंक करप्सी पेटिशन फाइल की है। किसके खिलाफ? जी जो कंपनी है उसके खिलाफ किया है। कहां पर किया है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में किया है। अब देखो यहां पर क्या मामला था, जो बैंक है, कौन सा? आईडीबीआई बैंक। बैंक ने बोला है कि जो ये कंपनी है, कौन सी? जी कंपनी, वो इस बैंक का कितना पैसा चाहती है? 225 करोड़। और ये जो कंपनी है इस बैंक का पैसा वापस नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो आईडीबीआई बैंक है उसने यहाँ पर केस फाइल किया। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा, उसका फर्दर डेवलपमेंट आने वाले सेशंस में आपको मिलेगा। अगर आप अगला करंट अफेयर्स देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में? नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? NSTFDC और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में। तो दो डिपार्टमेंट है यहाँ पर, इनके बीच में, एक डिपार्टमेंट एक कंपनी, इनके बीच में MOU साइन हुआ है। किस चीज को लेकर के यहाँ पर MOU साइन हुआ है? अब देखो क्या होगा, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो इंटेस के लिए काम करेगा, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए।
समझ गए ना बात। अब यहां पर क्या होने वाला है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका जो CSR फंड होता है, CSR फंड का मतलब क्या होता है यहां पर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जितने भी कॉरपोरेट हैं भारत में, जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनको अपनी प्रॉफिट का कुछ ना कुछ परसेंटेज सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है। उसी को क्या बोला जाता है, CSR फंड, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो कभी इसका फुल फॉर्म आए तो आप बता लीजिएगा। तो अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है किसको, कोल इंडिया लिमिटेड को। अब वो जो फंड है उसका यूज किसके लिए करना है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए करना है। अब इसमें क्या होगा कि जो चिल्ड्रन वगैरह हैं ट्राइबल के, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल कॉलेज में थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम क्या है, पासएक्स। तो पासएक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है किसके बीच में हुआ है, इटालियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है, इंडियन ओशियन में हुआ है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है और कहां पर होती है, उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, आपके सामने है। चलते हैं आगे। अगला यहां पर क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स 60th नंबर का रेगुलर सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल का। तो अब यहां पर क्या सवाल हम देख सकते हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का 60 नंबर का सेशन कहां पर हुआ है, तो जिनेवा में हुआ है। अब ये जो काउंसिल है इसके बारे में जानकारी हो, ये काउंसिल कब बनी थी, 1946 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, जिनेवा में मिलते हैं हमको क्वार्टर्स। समझ गए ना बात। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर यहां पर क्वेश्चन आया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च हुई, 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई है। अब यहां पर टोटल इसका बजट कितना है, तो 20,000 करोड़ के आसपास है। अब किस लिए है यहां पर, तो मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो यहां पर जो कुछ अचीवमेंट है भारत की वो हम देखेंगे। पहले क्या, भारत बनने वाला है सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसमें, फिश प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन लगभग कितना अभी चल रहा है हमारा, 195 लाख टन्स 2024-25 में हुआ है। समझ गए ना बात। तो अगर यहां पर हम और बातें देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है फिशरीज का, इसका जो नेशनल एवरेज है वो बढ़ गया है। कितना, नेशनल एवरेज पहले कितना था, 3 टन, अब कितना हो गया है, 4.7 टन पर हेक्टेयर। समझ गए। अब देखिए हम लोग कुछ यहां पर पॉइंट्स निकालते हैं जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाल ही में लॉन्च हुई, उसका बजट कितना है, 2000 करोड़, 20,000 करोड़ है। कब लॉन्च किया गया, 10 सितंबर को लॉन्च किया गया। अब किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि फिशरी सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, जो फिश का प्रोडक्शन है उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर यहां पर पूछा जाएगा कि हाल ही में जो इंडिया का फिश प्रोडक्शन है वो कितना चल रहा है, तो 195 लाख टन के आसपास चल रहा है, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है।